अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। हाउ वुड एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक तो सिंपल ये बात है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट यानी सी कांस्टेंट की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड हो तो इसका मतलब है कि हमारी अगर राइज जो रूटीन है इसको देखते हुए मैं बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि मीटर पर सेकंड में तो फिर कोई भी स्पीड होगी नहीं। तो बहुत कम स्पीड्स होंगी जो आप मिलीमीटर पर सेकंड में कह सकते हैं, माइक्रोमीटर पर सेकंड में कह सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन से हमें वास्ता पड़ेगा। या अगर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, हम कहें कि नहीं, रूटीन में डेली लाइफ की जो थोड़ी बहुत स्पीड्स हैं वो मीटर पर सेकंड्स में होंगी, तो फिर इस तरह से होगा कि हर चीज़ हर तरह के वो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स हैं, जिसमें टाइम डायलेशन शामिल है, जिसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन शामिल है, जिसमें मास वेरिएशन यानी मास इंक्रीज शामिल है, तो ये रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स फिर एवरीडे रूटीन में हमें दिखाई देंगे। यानी टाइम डायलेटेड होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होगी और इसी तरह से सब्सटेंशियल इंक्रीज इन मास होगा एवरीडे सिचुएशंस में, हर चीज़ में। और इसी तरह से अगर दूसरी बात करें, जिस तरह अभी हमारा ये कहना है कि स्पीड ऑफ लाइट को रीच नहीं किया जा सकता, कि किसी भी मटेरियल बॉडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर सके, तो उस हिसाब से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो 50 मीटर पर सेकंड है स्पीड लिमिट, ये कोई भी मटेरियल बॉडी क्रॉस नहीं कर सकेगा, इसको रीच नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से जो पहले भी बात हुई कि रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स वुड बी और कॉमन ऑब्जर्वेशन, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें शामिल होंगी। तो एज सच आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन कि किस सेंस में है, यानी इसमें अभी वो और एलेब्रेशन चाहिए है इस क्वेश्चन को सही तरह से एलेब्रेट करने के लिए। बहरहाल जितनी स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके मुताबिक जो आंसर बनता है वो हमने डिस्कस किया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दो बच्चे हैं, एक का नाम ज़रक है, एक का नाम समीना है, दोनों की एज 20 ईयर्स है। तो ज़रक को एक ऐसी गाड़ी में, एक ऐसी स्पेसशिप में बिठा के एक दूर के स्टार की तरफ भेजा जाता है। उस स्पेसशिप की स्पीड है 0.8 सी के बराबर, यानी 80% स्पीड ऑफ लाइट के बराबर उस स्पेसशिप की स्पीड है, और वो एक ऐसे स्टार की तरफ मूव करके जा रहा है जो 30 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो इस तरह से वो ज़रक वहाँ जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो पूछा ये गया है कि वापस आने पर समीना और ज़रक की एजेस में सिमिलैरिटी होगी, डिफरेंस होगा, और अगर डिफरेंस होगा तो कितना डिफरेंस होगा। तो यहाँ डेफिनेटली डिफरेंस होगा। और जिस तरह हमने बात की कि जिस स्पेसशिप में ज़रक ने ट्रैवल किया वो 0.8 सी से मूव कर रही है, और जिस स्टार की तरफ जा रहा है उस स्टार का डिस्टेंस है 30 लाइट ईयर्स के बराबर। तो इसका मतलब है कि उसने उस 30 लाइट ईयर्स तक की दूरी पर मौजूद स्टार की तरफ जाना है, वहाँ से वापस भी आना है। तो जो राउंड ट्रिप का यानी जाने और वापस आने का डिस्टेंस है वो होगा, इस 30 लाइट ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60 लाइट ईयर्स टोटल डिस्टेंस है जो ज़रक ने ट्रैवल किया है। तो इस दौरान ज़रक को कितना टाइम लगा होगा ये हम देख लेते हैं बेसिक इक्वेशन S इज़ इक्वल टू वी टी वाले रिलेशन से। तो T विल बी इक्वल टू S बाई V। तो S हुआ 60 सी ईयर्स यानी 60 लाइट ईयर्स, और स्पीड थी 0.8 सी। तो इस तरह से
ये रेशो हमें दे रही है 75 ईयर्स। इसका मतलब है कि ज़मीन पर मौजूद हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक 75 साल लगेंगे ज़रक को स्टार तक पहुंचने और वहां से वापस आने में। तो यानी ज़मीन पर 75 साल 75 ईयर्स गुज़र चुके होंगे। तो इस तरह से चूँकि समीना ज़मीन पर मौजूद है तो समीना की ऑलरेडी एज 20 ईयर्स थी, तो 75 ये भी ऐड करें तो टोटल एज जो समीना की ज़रक के वापसी पर होगी वो होगी 95 ईयर्स। अब हम ज़रक का देख लेते हैं। ज़रक के लिए ये जो 75 ईयर्स हैं ये रिलेटिविस्टिक टाइम होगा, यानी डायलेटेड टाइम होगा ज़रक के लिए। इसको हम टी लिखेंगे 75 ईयर्स, ये हो गया। प्रॉपर टाइम उसके लिए वो होगा जो उसकी अपनी स्पेसशिप के अंदर नोट होगा। तो यानी उसकी अपनी एज जो वहाँ बड़ी होगी या वहाँ टाइम गुज़रा होगा वो प्रॉपर टाइम होगा उसके लिए, और उसको हम टी नॉट लिखेंगे। और यही हमें फाइंड भी करना है। तो स्पीड जिस तरह पहले बात हुई 0.8 c के बराबर है। तो इस तरह से फार्मूला में पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू टी नॉट बाई 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर होल स्केयर रूट। तो टी नॉट को इधर ही रहने दें, ये फैक्टर उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ अब पुट करेंगे हम। तो वैल्यूज़ पुट करें तो टी की जगह 75 ईयर्स लिखेंगे। इसी तरह से 1 माइनस 0.8 सी यहाँ आना है, 0.8 स्केयर सी स्केयर, और नीचे भी सी स्केयर है, सी स्केयर और सी स्केयर से कट जाएगा। बाकी फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 ईयर्स बनेंगे, आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर टाइम है, जो एज उस स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से उस ज़रक की गुज़री है वो होगी 45 ईयर्स, यानी ज़रक की एज 45 ईयर्स आगे बढ़ी है। तो चूँकि 20 साल का वो पहले था और उस 20 में अगर ऐड करें 45 तो उसकी एज इस वक्त जब वो वापस आया होगा ज़मीन पर, उस सितारे से चक्कर लगा के वापस आया होगा, तो उसकी एज 65 ईयर्स हुई होगी। तो इस तरह से जो समीना की एज और ज़रक की एज में डिफरेंस होगा वो 30 ईयर्स का होगा, क्योंकि समीना की एज 95 ईयर्स हो चुकी है और ज़रक की एज 65 ईयर्स है अभी। तो डिफरेंस होता है 30 ईयर्स का। तो इस तरह से समीना ओल्डर होगी 95 ईयर्स की और ज़रक अभी 65 ईयर्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज़ मोर एनर्जी, ये किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ए फोटॉन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और अ फोटॉन ऑफ येलो लाइट। एक्सप्लेन करना है हमें। तो चूँकि हमें पता है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल होती है एच एफ के, एफ की जगह सी बाई लैम्डा लिख लें तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, यानी एनर्जी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो अब जो रेडिएशंस हमें कंपेयर करनी है वो है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट और येलो लाइट। तो चूँकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट की कम होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की निस्बत। तो इसका मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो चूँकि यूवी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लिहाजा उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से आप वेवलेंथ की टर्म्स में भी इसी चीज़ को बता सकते हैं, और वो ये कि चूँकि लैम्डा येलो लाइट का बड़ा होगा यूवी रेडिएशंस की निस्बत अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का वेवलेंथ स्मॉल होगा, तो जिसका वेवलेंथ स्मॉल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ की टर्म्स में भी बात करें तो ज़्यादा होगी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू, विच स्टार्स हैव हायर सरफेस टेम्परेचर। यानी कुछ स्टार्स की अपीयरेंस
रेडिश होती है, कुछ की ब्लूइश होती है। तो किसका सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मुतल्लिक़ क्वेश्चन है कि इसके मुताबिक हमें पता है वेन्स लॉ के मुताबिक लैम्डा इंटू टी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा एंड टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, और यहाँ से लैम्डा फिर आ जाता है 1/t के प्रोपोर्शनल। तो जो कलर ऑफ स्टार्स होता है वो डिपेंड करता है सरफेस टेम्परेचर पर। तो पता ये चला कि जो ब्लू कलर वाला स्टार है उसका वेवलेंथ चूँकि लो है, तो वेवलेंथ लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लू कलर के जो सितारे का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसी तरह से रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। Therefore surface which emits blue color radiation will be at high temperature than the surface which emit reddish color.